let us took a look towards this chart. Now this is a blood group A. So antigen capital A, antibody स्मॉल b, म्हणजे ए ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और उसकी प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है. अब ए वाला अपना ब्लड किसे दे सकता? तो एक थंब रूल है, म्हणजे एक साधा नियम आपण बनवू. आपल्यासारख्याला तर देऊ शकतोच. म्हणजे समजा मी ए आहे तर माझ्यासारखाच दुसरा ए असेल की नाही, म्हणजे आपल्यासारख्याला तर देऊच शकतो. आणि एक असा ब्लड ग्रुप आहे ज्याला सगळ्यांचं चालतं. तो कोणता असतो? युनिव्हर्सल रेसिपियंट ए बी. का? त्याच्याकडे दोन्ही अँटीबॉडीज नाही. तो ए ब्लड ग्रुप, आरबीसी पे एंटीजन कैपिटल ए, ब्लड में एंटीबॉडी स्मॉल बी, ए वाला ए को दे सकता बिकॉज सेम. और ए बी जिसको सभी का चलता, नाउ कैन रिसीव फ्रॉम. म्हणजे मी ए वाला आहे तो जरूरत पड़ने पे ए वाला किसका ब्लड ले सकता? तो ए वाला ए वाले से तो ले ही सकता, कारण सेम आहे ना. म्हणजे जसं मी ए आहे तसं दुसरा कोणी ए असेल तर त्याचंही सगळं कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन तेच असेल. तो ए वाला ए वाले से तो ले ही सकता. आणि असा एक ब्लड ग्रुप आहे ज्याचं ब्लड सेफ आहे, म्हणजे ज्याच्या आरबीसीवर अँटीजेन नाही, म्हणजे ओ, दॅट इज युनिव्हर्सल डोनर. तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से ले सकता और ओ से ले सकता. दुनिया में जितने ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनका जिनोटाइप IA म्हणजे होमोझायगस असेल तर, IA स्मॉल आय हेट्रोझायगस असेल तर. अब अ पर्सन विथ बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन आरबीसी बी, एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा स्मॉल ए, कैन डोनेट टू. सो बी वाला बी वाले को दे सकता, ए बी वाले को दे सकता. लेते समय बी वाले से ले सकता, ओ वाले से ले सकता. जिनोटाइप होमोजाइगस है तो IB या फिर IB स्मॉल आय. म्हणजे जेवढ्यांचा बी ब्लड ग्रुप असेल, आपण पाहिलं 34% लोकांचा आहे, तर बी वाला एक तर IB असेल, नाही तर IB स्मॉल आय असेल. आता AB, सो उसके आरबीसी पे दोनों एंटीजन है. देखो दोनों एंटीजन बोथ, पर उसकी ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं. और एंटीबॉडीज ना होने की वजह से ही कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ए बी AB O. और इसीलिए एंटीबॉडी ना होने की वजह से वो किसी का भी ले सकता, पर दे सिर्फ सकता AB वाले को. सो ही कैन डोनेट टू AB एंड ही कैन रिसीव फ्रॉम एनीवन. म्हणजे हा युनिवर्सल रेसिपिएंट. नीट क्वेश्चन होता. तो देखो ब्लड ग्रुप पे हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, आप कोई भी पेपर लो. एक तो ब्लड ग्रुपच्या इनहेरिटन्सवर असतो. इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन चॅप्टरच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये किंवा मग या कॉन्टेक्स्टमध्ये असू शकतो, आय मीन इम्युनिटीच्या. और AB वाले का जो ब्लड ग्रुप है वो IA IB, म्हणजे त्याच्याकडं
एका पेरेंटकडनं आय ए येते, एका पेरेंटकडनं आय बी येते, आणि हे दोन्ही अलील होतात इक्वली एक्सप्रेस, अ केस ऑफ कोडॉमिनन्स. फिर ओ वाला बंदा, आरबीसी पे एंटीजन नील, नाहीच है, मात्र उसके ब्लड में दोनों हैं एंटीबॉडी. अब उसके पास दोनों एंटीबॉडी है, म्हणजे ए वाले ने दिया तो ए एंटीबॉडी पकड़ेगी, बी वाले से लिया बी एंटीबॉडी पकड़ेगी, ए बी वाले से लिया दोनों एंटीबॉडी दोनों एंटीजन को पकड़ेगी. तो देते समय मात्र उसके आरबीसी पे नहीं है एंटीजन, तो ही कैन डोनेट टू एनीवन, यूनिवर्सल डोनर. पर ये कंसेप्ट भी हम लोग चेंज करेंगे. वास्तव में ओ यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है. जब हम RH फैक्टर देखेंगे वो सिर्फ O से ही ले सकता, एंड द जीनोटाइप स्मॉल आई स्मॉल आई. तो हे असतात 6 जीनोटाइप, 1 जीन, 3 एलील. आता ये चार्ट तो हमने देख लिया. नाउ लेट अस सी टू द RH फैक्टर. ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, कौन किसको दे सकता, अब इस पे जरा ध्यान दो. Now see, in 1940, 1940, Landsteiner, the same German who discovered ABO blood group, and Wiener, तो 1940 मध्ये लँडस्टीनर आणि विनर इन्होंने रेजस बंदरों के आरबीसी पे एक नया एंटीजन की खोज की. म्हणजे 1940 मध्ये लँडस्टीनर आणि विनरनी म्हटलं की आम्ही माकडांच्या रेझस जातीचे जे माकड असतात त्यांच्या आरबीसीवर एक नवीनच एंटीजन बघितला. अब इस एंटीजन को नाम देना था, तो उन्होंने उसका नाम रखा एंटीजन डी फॉर डॉक्टर, और वो रेजस बंदरों के आरबीसी पे मिला, इसीलिए उसी का नाम रखा RH एंटीजन. तो इनिशियली द RH एंटीजन और एंटीजन D was discovered on the RBC of rhesus monkey. But later they came to know कि 90% of the human population, म्हणजे तुमच्या आमच्यापैकी 90% जे लोग आहे, पहले तो ऐसे लगा था कि ये तो एंटीजन सिर्फ बंदरों के आरबीसी के सरफेस पे है क्या. बाद में पता चला कि 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन हैव दिस एंटीजन D और RH एंटीजन और RH फैक्टर. तो वो सारे 90% लोग जिनके आरबीसी पे ये एंटीजन पाया जाता, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव या RH पॉजिटिव. और 10% ऐसे लोग हैं जिनके आरबीसी पे ये एंटीजन नहीं है, मतलब एंटीजन D नाही आहे, ते झाले RH निगेटिव्ह. आता समजा आपण एक क्लासमध्ये जरी बघितलं ना कि समजा 100 पोरं असतील, तो अगर हमने पूछा कि आप में से कितने लोग पॉजिटिव है, तो 85-90 बच्चे हाथ ऊपर करते. सो 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन possesses RH antigen on their RBC, so they are positive, and 10% of the human people या human population do not have this kind of antigen, so they are RH negative. अब देखो, इससे आपका वो ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट पूरा ही बदल जाएगा. अब मुझे आप बताओ,
आरबीसीवर जर ए अँटीजेन असेल तर आपण म्हणतो ब्लड ग्रुप ए। पर साथ में अगर ये नया वाला RH एंटीजन भी है तो सर ए पॉजिटिव। अब ए है पर RH एंटीजन नहीं तो ए निगेटिव। बी एंटीजन है और साथ में RH भी है, बी पॉजिटिव। बी एंटीजन है पर RH नहीं है, बी निगेटिव। ए एंटीजन आहे, बी एंटीजन आहे, RH सुद्धा आहे, मग ए बी पॉजिटिव। ए एंटीजन है, बी एंटीजन है पर RH नहीं है, ए बी निगेटिव। ए एंटीजन नहीं, बी एंटीजन नहीं, पर डी एंटीजन है, मतलब RH फैक्टर है, तो फिर O पॉजिटिव। ए भी नहीं, बी भी नहीं और RH एंटीजन भी अगर नहीं है तो इट इज O निगेटिव। एंड रिमेंबर, O निगेटिव वाला जो होगा, तो आप में से जो भी O निगेटिव है ये बहुत प्रेशियस पीपल है, क्योंकि देखो ना आपके आरबीसी पे ए एंटीजन नहीं, बी एंटीजन नहीं, RH भी नहीं, तो आपका ब्लड किसी के लिए सबसे सेफ है। और जो ए बी पॉजिटिव होगा तो उसके पास तो तीनों एंटीजन है, ए भी है, बी भी है और डी भी है। तो ये हुआ व्हॉट इज RH फॅक्टर। ज्याच्याकडे हा फॅक्टर असतो तो पॉझिटिव्ह, नसेल तर निगेटिव्ह। आता त्याचं जेनेटिक्स पहा कसं असतं। RH फॅक्टर आता समझा एखाद 8वीं कक्षा का छात्र है और वो पॉजिटिव है। हमने ब्लड ग्रुप नहीं बताया, ए बी ओ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है। तो उसे मतलब समझाओ कि पॉजिटिव क्या है, तो आपण म्हणू की तुझ्या आरबीसी वरती RH फॅक्टर आहे। उसने कहा क्यों है, कारण बताओ। जैसे IA जीन की वजह से, A एंटीजन IB की वजह से, B एंटीजन दोनों होने से, AB एंटीजन स्मॉल I होने से, नो एंटीजन। तो याच्या आरबीसी वर हा RH एंटीजन का आहे, तो अब सुनो। एक जीन है कैपिटल R। सो ज्याच्याकडे हा जीन आहे त्याच्या आरबीसी वर एक शुगर पॉलिमर बनते, दैट इज एंटीजन डी और RH फैक्टर। और सर अगर स्मॉल r है तो मग त्यांच्या आरबीसी वर हा RH एंटीजन बनत नाही, म्हणजे दे आर निगेटिव। तो सर अभी अभी आपने कहा कि हम में से हर कोई एक जीन प्राप्त करता है मां से और एक पिता से। अब देखो, अगर मां से आया कैपिटल R और पिता से भी आया कैपिटल R तो पॉजिटिव। आईकडनं आला कैपिटल R आणि वडिलांकडनं आला स्मॉल r, तो पॉजिटिव इज डॉमिनंट। सो अगेन पॉजिटिव।
आता दोनों पेरेंट से अगर स्मॉल आर आया तो निगेटिव्ह. म्हणजे दोन जर असतील अलील तर कॉम्बिनेशन किती होतात? 3. कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. बरोबर. अब देखो हम लोग एक उदाहरण लेते. मान के चलो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, सिर्फ साइंस का छात्र होना, साइंस का स्टूडेंट असणे, ये कोई गर्व वाली बात नहीं है. पर ज्ञान होना, किसी को बता सकना, नाउ दिस इज अ थिंग ऑफ अ प्राइड. फर्ज करो कि आपको किसी ने पूछा कि वाइफ इज पॉजिटिव, हस्बैंड इज पॉजिटिव. कोई रिलेटिव है, उसने कहा कि मैं पॉजिटिव हूं, मेरी बीवी भी पॉजिटिव है, बट आवर फर्स्ट चाइल्ड इज निगेटिव्ह. कोणी म्हटलं की मी पॉझिटिव्ह आहे, माझी पत्नी सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे, पण आम्हाला मुलगा किंवा मुलगी झाली ते मात्र निगेटिव्ह आहे. अब कैसे? तो म्हणा देखो, पॉजिटिव है तो कैपिटल आर पक्का है, यहां भी पिता पॉजिटिव है तो कैपिटल आर पक्का है. अब दूसरा अलील स्मॉल आर स्मॉल आर. अब किसी बच्ची को उसकी माता से एक अलील जाएगा और पिता से एक, तो समझो मां से गया स्मॉल आर और पिता से भी आया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज निगेटिव्ह. म्हणजे आई बाबा जरी असतील पॉझिटिव्ह तरी बाळ असू शकतं निगेटिव्ह. अब देखो, ये जो RH फैक्टर इसकी हम बात कर रहे, ये RH फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है, द टू सिस्टम हैव बीन गिवन इंपॉर्टेंस. वैसे ब्लड ग्रुप की अनेक सिस्टम आहे, पण जेव्हा जेव्हा रक्त द्यायचं काम पडतं किंवा घ्यायचं काम पडतं ब्लड ट्रान्सफ्यूजन, तेव्हा दोन अशा सिस्टम आहे ज्या खूप महत्त्वाच्या असतात. आपण एक उदाहरण घेऊ. सुनो, एक पेशेंट है और वो बी ब्लड ग्रुप का है और डॉक्टरों ने कहा कि इमिडिएट उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है. तो तुमचं एबीओ सिस्टमचं नॉलेज काय म्हणतं? तो सर आमचं एबीओ सिस्टमचं नॉलेज म्हणतं की कोणी जर बी ब्लड ग्रुपवाला असेल तर त्याला बीचं चालेल किंवा ओचं चालेल, याला म्हणतात एबीओ सिस्टम. पण हमने दूसरी सिस्टम को तो भूल ही गए. हमने ये पूछना चाहिए था कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव. कारण बी ब्लड ग्रुप वाला पॉजिटिव असू शकतो आणि निगेटिवही असू शकतो. तो सर उससे क्या फर्क पड़ता? अब सोचो, अगर ये है बी निगेटिव म्हणजे पेशेंट इज बी निगेटिव, इसका मतलब बताओ. सर इसका मतलब है कि इसके आरबीसी पे बी एंटीजन है पर RH फॅक्टर नाही. आता तुम्ही जो डोनर घेतला तो जर असला बी पॉझिटिव्ह म्हणजे त्याच्या आरबीसी वर आहे बी एंटीजन आणि सोबत RH फॅक्टर सुद्धा. आता जर याचं ब्लड याला ट्रान्सफ्यूज केलं तर सांगा बरं काय होईल? तो
अगर बी पॉजिटिव वाले का 300 ml ब्लड इस बंदे को चढ़ाओगे तो क्या होगा? तो सर, डोनर के पास है बी एंटीजन, रिसीवर के पास भी है बी एंटीजन, म्हणजे बा वेगळा एंटीजन आला असं काही नाही आहे. पर डोनर के पास है RH एंटीजन जो रिसीवर के पास नहीं है. तो इसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार क्षमता ये समझेगी कि अरे ये कौन सी नई चीज आई, और कुछ ही दिनों में वो RH एंटीजन के खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडीज. आणि मग जर यांनी त्या RH एंटीजनच्या खिलाफ जर बनवल्या अँटी RH एंटीबॉडीज, तर मग या पेशंटमध्ये होते एग्लुटिनेशन एंड ही मे डाई. अब ध्यान दो कि कोई निगेटिव है ना, तो उसे पॉजिटिव का ब्लड नहीं चलता. पर अगर कोई पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ही नहीं. कैसे? देखो, पेशंट आहे बी पॉझिटिव्ह, म्हणजे बी अँटीजेन आहे आणि RH आहे, आणि जो डोनर आहे तो आहे बी निगेटिव. म्हणजे इसका जो 300 ml ब्लड होगा उसमें जितनी आरबीसी होगी उस पे है बी एंटीजन पण नाही RH एंटीजन. आणि असं ब्लड जर याला दिलं तो उसकी इम्यून सिस्टम कहेगी कि मेरे पास बी एंटीजन है, यहां भी आरबीसी पे बी एंटीजन था और इसके पास खुद ही है RH एंटीजन और यहां से तो कुछ नहीं आया. म्हणून पक्क करा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव भी चलेगा, निगेटिव भी चलेगा. पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव भी चलेगा, निगेटिव भी चलेगा. बट निगेटिव वाले को नहीं चलेगा पॉजिटिव. कोणताही ब्लड ग्रुप असो, ए निगेटिव्ह, बी निगेटिव्ह, ए बी निगेटिव्ह, ओ निगेटिव्ह, याला पॉझिटिव्हचं चालत नाही. ट्रान्सफ्युजन ऑफ द ब्लड विथ RH एंटीजन in a person who is RH negative, so he gives profound immunoresponse. तो बनवते मग एंटी RH एंटीबॉडीज, जो कि अच्छी बात नहीं है उसके लिए, वो मरेगा. आणि म्हणून आपण फक्त ABO सिस्टमच चेक नाही करायची, सोबत RH सिस्टमही चेक करायची. तो ABO सिस्टम तर तुम्हाला माहित आहे की कोणाला कोणाचं चालतं. तसं RH सिस्टममध्ये पॉझिटिव्ह वाला असेल तर पॉझिटिव्हचंही चालेल, निगेटिव्हचंही चालेल, पण निगेटिव्ह वाला असेल तर पॉझिटिव्ह चालत नहीं. अब हम देखेंगे RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, जैसे इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी वैसे इन प्रेगनेंसी. देखो हरीडली, सो ये कोई गरोदर महिला है, म्हणजे ही माऊली गरोदर आहे आणि ही स्वतः निगेटिव्ह आहे. म्हणजे काय? म्हणजे ए निगेटिव्ह असेल, बी निगेटिव्ह असेल, ए बी निगेटिव्ह असेल, ओ निगेटिव्ह असेल. म्हणजे आई कोण आहे? निगेटिव्ह आहे. म्हणजे काय? म्हणजे
त्या माऊलीच्या आरबीसीवर RH अँटीजेन नाही. आता तिच्या पोटातलं जे बाळ आहे, सो डायग्राम इज टू बी सिम्प्लिफाईड. आता तिच्या पोटातलं जे बाळ आहे, समजा हे फिटस आहे, हा प्लासेंटा आहे, हे अम्बिलिकल कॉर्ड आहे. तो माँ अगर निगेटिव है और उसकी कोख में अगर बच्चा है पॉझिटिव्ह, आई रिपीट, आई निगेटिव्ह आहे आणि तिच्या पोटातलं बाळ पॉझिटिव्ह आहे, तो कुछ भी नहीं होता, बिकॉज मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटल बॅरियर्स. म्हणजे बाळाचं ब्लड कसं आहे, RH पॉझिटिव्ह, आईचं कसं आहे, RH निगेटिव्ह, पण मधात आहे प्लासेंटल बॅरियर, काही होणार नाही. पर 3 परिस्थिती, नॉर्मल डिलेवरी, अबॉर्शन या सिजेरियन सेक्शन, ध्यान रहे, बाळ पॉझिटिव्ह, आई निगेटिव्ह. मी म्हटलं काहीच होत नाही, कारण आईचं रक्त आणि बाळाचं रक्त हे सेपरेटेड असतं, ते मिक्स नाही होत. पण 3 परिस्थितीमध्ये मिक्स होऊ शकतं. 3 परिस्थितियों में ये मिक्सिंग हो सकता. एक तो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त, या तो सीजर के वक्त, या तो अबॉर्शन के वक्त. अब हुआ ये कि ये जो महिला है वो जीवन में पहली बार प्रेग्नेंट है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई. पहले बच्चे की, बट डिलीवरी के वक्त या सीजर के वक्त या अनफॉर्चुनेट अगर अबॉर्ट हुआ, उस वक्त जो बच्चा था वो कौन था, पॉझिटिव्ह. तो त्या बाळाच्या आरबीसीवर काय आहे, RH फॅक्टर. तो सम ऑफ द आरबीसीज फ्रॉम द फिटस, बच्चे की कुछ आरबीसी मां के शरीर में गई. मां तो है निगेटिव, उसके आरबीसी पे तो RH फैक्टर नहीं है. अब बच्चे की जो आ गई मां में आरबीसीज, उस पे है RH फैक्टर. तो मां हो गई सेंसिटाइज कि अरे ये कौन सी आरबीसीज है, इस पे तो ऐसा एंटीजन है जो हमारे पास नहीं है. तो आईची जी रोग प्रतिकार क्षमता आहे ती जागृत झाली काही दिवसात. बाळाला तर काही नाही, बाळाची झाली नॉर्मल डिलिव्हरी, बाळ चांगला आहे. तो आता आईच्या शरीरात ज्या आल्या बाळाच्या आरबीसी, सम ऑफ द आरबीसीज फ्रॉम द फिटस एंटर्ड मदर सर्क्यूलेशन एंड मदर गॉट सेंसिटाइज. और अब मां बनाती है उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी. म्हणजे बच्चे की जो आरबीसी आ गई थी ना मां के अंदर, उस पे RH एंटीजन था जो मां के पास नहीं था. नई चीज है. तो इम्यूनिटी की क्या है खासियत कि वो एंटीजन के खिलाफ तो बनाती एंटीबॉडी. तर मग आता आईनं काय बनवल्या, एंटी RH एंटीबॉडी. फर्ज करो 2-3 साल बाद वो महिला दूसरी बार है प्रेग्नेंट. वापस बच्चा,
पॉझिटिव्ह. म्हणजे बाळाच्या ज्या आरबीसीज आहे त्याच्यावर आहे RH एंटीजन, बरोबर. और मां ने तो बना के रखी है anti-RH एंटीबॉडीज. आणि ह्या एंटीबॉडीज बच्चे में एंटर करती है. सेकेंड एंड सबसेक्वेंट प्रेगनेंसीज में माता ने ऐसी एंटीबॉडीज बनाई जो RH के खिलाफ है और उसका ही बच्चा RH वाला है. तो अब ये होगा कि माता ने जो एंटीबॉडीज बनाई हैं वो बच्चे में जाके बच्चे की आरबीसीज को फोड़ेगी, म्हणजे हीमोलिसिस हुई. इससे क्या होगा, इस बच्चे में हीमोग्लोबिन होगा कम, क्रॉनिक एनीमिया, और बिलीरुबिन होगा ज्यादा, माने सिव्हिअर जॉइंडिस. म्हणजे हिमोग्लोबिन कमी कारण आरबीसीज फुटल्या बाळाच्या आणि बिलीरुबिन वाढलं म्हणजे झालं जॉइंडिस. तो हो सकता कि ये जो सेकेंड बच्चा है वो दम तोड़ दे, या जन्म के पश्चात वो दम तोड़ दे, या फिर जन्म होने के बाद उसको ताबड़तोड़ इमीडिएट ब्लड रिप्लेसमेंट चाहिए. ये ब्लड रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया मेरे स्कोप के बाहर है. तो सर इसीलिए हमारे समाज में एक मिसकन्सेप्शन हुआ करता था. आपल्या समाजामध्ये देयर वॉज अ मिसकन्सेप्शन इन द सोसाइटी कि जो महिला होती है निगेटिव उसके बच्चे मर जाते. पर यह आधा अधूरा ज्ञान है. मैंने कहा ना कि फर्स्ट बेबी इज डिलीवर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल. प्रॉब्लम कब आई, सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त. अब मेडिकल साइंस ने इस पे भी देखो विजय प्राप्त की है. कैसे, जब when that pregnant lady consult a gynecologist, उसके जो डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टरों ने पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसने कहा निगेटिव. और पूछा कि आपके हस्बैंड का क्या ब्लड ग्रुप है, उन्होंने कहा पॉजिटिव. तो डॉक्टर को पता है कि यह बच्चा हो सकता पॉजिटिव, तो उन्होंने ध्यान रखा उस बात पे. और जब ये पहले बच्चे की उन्होंने करी डिलेव्हरी, तो डिलेव्हरीच्या वेळी नॉर्मल डिलेव्हरी किंवा सीझर असेल किंवा अबॉर्ट झाली असेल अनफॉर्च्युनेटली, तर डॉक्टरांना माहिती होतं की हिचं बच्चू कसं होतं पॉझिटिव्ह आणि ही कशी आहे निगेटिव्ह. म्हणजे बच्चे की आरबीसी माइट हॅव एंटर्ड द मदर्स सर्क्युलेशन. बाळाच्या आरबीसी आईच्या सर्क्युलेशनमध्ये आल्या असतील. तर डॉक्टर काय करतात की प्रेग्नन्सी डिलेव्हरी झाल्याबरोबर किंवा सीझर झाल्याबरोबर विदिन 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स उसको एक एंटी डी का इंजेक्शन लगाते. उससे क्या होता, वो मां सेंसिटाइज नहीं होती. और अगर वो सेंसिटाइज नहीं हुई तो वो एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगी. आणि आईमध्ये जर एंटी RH एंटीबॉडी जर नसल्या तर जेव्हा ती सेकंड टाइम जेव्हा राहील प्रेग्नंट, बच्चा पॉजिटिव, तो सेकेंड बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों, मां ने नहीं बनाई एंटी RH एंटीबॉडी. अब
सेकेंड बच्चों की डिलीवरी होने के बाद अगर कोई लेडी चाहती अगला इशू, तो वापिस एंटी डी लेना चाहिए। सर ये प्रॉब्लम कब आती? सुनो, ये प्रॉब्लम सिर्फ तब आती व्हेन द मदर इज निगेटिव। सोचो, अगर मां होती पॉजिटिव तो उसके आरबीसी पे है आरएच फैक्टर और बच्चा भी है पॉजिटिव। ऐसी आरबीसी आ भी गई तो मां के आरबीसी पे ऑलरेडी है आरएच फैक्टर, तो कोई नई चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मां निगेटिव है म्हणजे आरएच फॅक्टर नाही, बच्चू सुद्धा आहे निगेटिव्ह म्हणजे आरएच फॅक्टर नाही, तभी भी प्रॉब्लेम नाही। म्हणजे आई पॉझिटिव्ह बाळ पॉझिटिव्ह नो प्रॉब्लेम, आई निगेटिव्ह बाळ निगेटिव्ह नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तभी आएगी जब मां होगी निगेटिव और बच्चा होगा पॉजिटिव। अब सर अगर ऐसा है कि मां है पॉजिटिव और बच्चा है निगेटिव, तो मैंने बताया कोई प्रॉब्लेम नाही। आईकडे आहे आरएच फॅक्टर, बच्चूच्या आरबीसी जेव्हा येतील तेव्हा त्याच्यावर आरएच फॅक्टर नाही आहे, तर आई सेन्सिटाइज कशाला होईल? तो यह है आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी इन प्रेगनेंसी। तो ब्लड ग्रुप का पूरा एक हमने लेक्चर कर दिया है, तो ये अब दूसरी बार आपका रिपीट हुआ है। और एक बार इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रिपीट होगा। थैंक यू।